मोदी सरकार 3.0 ने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग सभी मंत्री अपना कामकाज संभाल रहे हैं। 24 जून से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद संसदीय कार्रवाई चलेगी। एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर का अभी चयन नहीं हुआ है। एनडीए की मुख्य सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू स्पीकर को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार के लिए संसद में चुनौतियां बड़ी हैं और संसद इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी मजबूती के साथ संसद में खड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पेच है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष भी एकजुट है, वहाँ पर भी बहुत सारे अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने उनके तरीके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार का जो सत्र चलेगा उसके अंदर तेवर कैसे रहते हैं, और तेवरों का ये सत्र है और इसी से पता लगेगा कि इस बार क्या होगा। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ललन प्रसाद जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। इस बार का जो सत्र है, क्योंकि 2024 का जो रण था वो अब खत्म हो गया है और अब जो कुछ भी होगा वो सदन में होगा, और इस बार का सदन थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें तो हर बार क्या था कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा राज कर रही है, मतलब कि सारी चीजें उनके पक्ष में थी। लेकिन इस बार के सत्र में विपक्ष बहुत मजबूती के साथ खड़ा दिखेगा। तो सबसे पहली चुनौती जो आ रही है वो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो चुनौती है, इसे भारतीय जनता पार्टी या राजग का जो गठबंधन है वो कैसे लेगा? हाँ, देखिए, जो नया सत्र शुरू हो रहा है नए पार्लियामेंट का, तो ये पहले सिर्फ अंतर हुआ था। पहले जब इससे पहले दोनों ही सत्र में 2019 में और 2014 में मोदी सरकार बड़ी ताकत से शासन में आई थी और उनका बहुमत बहुत जबरदस्त था। और इस बार तो दो और पार्टियों के मुख्य जो पार्टियां हैं, टीडीपी और नीतीश जी के साथ मिलके सरकार चला रहे हैं, और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ। तो इन छोटी पार्टियों का दबाव रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अब ये बहुत क्रूशियल होगा जो इस बार स्पीकर कौन बनता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर को बड़ी पावर होती है। और दोनों ही पार्टियां जो साथ दे रही, बड़ी पार्टियां बीजेपी के, तो ये दोनों ही चाहते हैं कि स्पीकर उनका अपना हो। और जो रूलिंग पार्टी है वो तो चाहेगी कि स्पीकर उसका अपना ही हो। बीजेपी तो चाहेगी कि स्पीकर उसका अपना हो, क्योंकि प्रोफेसर बीजेपी साहब, जो आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो वो जो तेवर है प्रधानमंत्री जी के और जो कार्यशैली है वो इस मंत्रिमंडल से साफ होती नजर आ रही है? हाँ, देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री का पहले से जो रवैया है थोड़ा फर्क अब नजर आने लगा है। क्योंकि प्रधानमंत्री को भी ये महसूस हो रहा है कि पहले जो एक छत्र राज्य था उनका, अब वो ऐसा नहीं होगा और लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बात देखने को आ रही कि जो मंत्रिमंडल बना है उससे तो कम से कम ये नहीं नजर आता कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा झुक गए, या उन्होंने और पार्टियों की जो बात थी वो पूरी तरह से मान ली। उन्होंने एकोमोडेट करने की कोशिश तो की है, और साथ सभी साथी पार्टियों को। लेकिन जितने मुख्य मंत्रालय थे भारत सरकार के, वो सब उन्होंने अपने पास रखे हैं। और जो पार्टियां चाहती थी, अधिकांश जो और मेंबर्स चाहते थे जो जो पोजीशंस मंत्रिमंडल में, वो उनको नहीं मिल पाया। वो सारी जो मंत्रिमंडल बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है जैसे 2019 से शुरू हुआ था। तो लगभग वही सारे मंत्री फिर उन्हीं सब पोजीशंस पर आ गए, और छोटे छोटे मंत्रालय और जो सप्लीमेंट्री या कहीं राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इस तरह का ही पद ज्यादातर और पार्टियों को मिला है। तो सरकार तो एक तरह से जैसे पहले थी वैसे ही बनी है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो बहुत सारे जो कानून बनेंगे या जिन चीजों पर बहस होगी पार्लियामेंट में,
तो उसमें बीजेपी उतनी स्ट्रांगली अपनी बातों को नहीं रख पाएगी जब तक कि उसके और साथी उसकी मदद न दें। अब जैसे ये जो कॉमन सिविल कोड जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी देख रहे हैं कि लोगों के तेवर बदल रहे हैं और वो कहने लग गए हैं कि ये इस रूप में नहीं हो पाएगा और सबकी सहमति चाहिए। तो बात अल्टीमेटली वही आएगी कि सहमति बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को, जो मुख्य मुद्दे होंगे, और तभी सरकार ठीक चल पाएगी। जी, सहमति लेकिन बनेगी तो जैसे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। हाँ, कंप्रोमाइज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो गठबंधन होता है पार्टियों का, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी इस मामले में काफी ताकतवर प्रधानमंत्री थे कि उनके उनके साथ बहुत सारी पार्टियां थी, उनको साथ लेकर चले वो इतने दिनों तक, और वो बहुत सारे मसले ऐसे थे जिसमें उन्होंने पार्टियों की राय ली और उसके हिसाब से काम करते रहे। तो मोदी जी अभी तक तो स्वतंत्र निर्णय लेते रहे अधिकांश मसलों पर, और जो चाहते थे उसको इमीडिएट कर देते थे। अब वो स्थिति शायद नहीं रहेगी कि जो चाहते हैं उसको तुरंत कर दें बगैर लोगों के साथ लिए। लोगों को साथ तो लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है मंत्रिमंडल बनाने में, और ये एक इम्प्रेशन छोड़ा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोगों के कंधे पर बैठ गए हैं और लोगों के सहारे हैं। इम्प्रेशन जो उन्होंने दिया वो यही है कि सरकार तो हम चलाएंगे और अच्छी चलाएंगे, और जो नीतियां हम चाहते हैं उसको आगे ले आएंगे। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा उसकी कार्यशैली में मुझे लगता है परिवर्तन करने की आवश्यकता परिवर्तन होगा। मतलब आपको लगता है कि इस बार का सत्र में कुछ बदलाव दिखेंगे। आलोक जी देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि तेवर और एक कार्यशैली। अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो उनकी कार्यशैली लगातार एक जैसी रही है, मतलब निर्णय लेने की। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो निर्णय है वो ले लेते हैं, उसके बाद का इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या वो वापस होने या नहीं होने, वो बाद का एक विषय रहता है। लेकिन इस बार की जो सरकार है वो जैसे कि सबके सामने है, गठबंधन की सरकार है, तो इसमें जो दबाव वाली बात है वो मंत्रिमंडल को देखकर तो नहीं लगता कि कोई दबाव में आने वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज की बात है। तो यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहेगा सत्र में, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर अगर आप देखें तो एक सहयोगी दल ने बोल दिया है ना, ये बड़े विषय हैं, और यूसीसी CAA ये बड़े गंभीर विषय हैं। यहाँ तक कि जनसंख्या को लेकर भी कानून बनाने की बात थी, वो भी गंभीर विषय हैं। और ऐसे में विपक्ष की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी एक ही छत्र, एक नेता है, वो केवल वो जो बोलेंगे उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर भी बड़े बड़े नेता आ गए हैं। भाई अगर हम बात करें, राहुल गांधी जी तो हैं भाई, ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और 99 सीटें कांग्रेस की हैं, तो वो बड़ा दल है, तो उनका कद है। लेकिन साथ में आप अखिलेश जी को क्या अपने साथ कदम से कदम ताल मिलाने वाली बात जो होती है ना कि भाई मैं तुम्हारा नेता या आप मेरे नेता, यहाँ ये एक बड़ा पेंच रहेगा। क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि दोनों युवा हैं और एक बड़े प्रदेश से आते हैं और बड़ी सीटें लेकर आए हैं, हाँ, एक बड़े दल के नेता हैं, तो यहां पर भी ऐसे ऐसे पेंच आने वाले हैं। तो इस बार का जो सत्र है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि यहां तेवरों का ये सत्र रहेगा, शायद ये तय कर पाएगा कि कौन से मुद्दे आने वाले समय में आ सकते हैं और कौन से मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आलोक जी, क्या लगता है इस सत्र को लेकर कि राजग क्या करेगा और इंडिया गठबंधन किस तरीके की धार अपनाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जब चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और उन्होंने जब अपने कार्यालय गए तो वहां से मुझे लगा कि वो सरकार किस तरह से चलेगी। उन्होंने कहा बड़े फैसलों का समय है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी फैसले लेने के मामले में बड़े फैसले, और बचे क्या, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े फैसले हुआ करते थे उसमें कॉमन सिविल कोड का मैटर को अगर देखें तो उन्होंने उत्तराखंड से शुरुआत करनी थी, लेकिन 370 है, राम मंदिर है, वो बड़े फैसले बहुत सारे वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। कुछ बड़े फैसले उनके अभी बाकी है आने। तो प्रधानमंत्री के तेवर से और जिस तरह से उन्होंने पहले खबरें चली थी कि गृह मंत्रालय से लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट विपक्ष टीडीपी या जेडीयू को मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास वो सारे मंत्रालय रख लिए जो मंत्रालय उसे इंपॉर्टेंट लगते थे। तो आलोक भाई, आपको लगेगा कि असंतोष का कारण भी बन सकता है? देखिए, मुझे इतिहास की बात याद आती है। इतिहास में शायद एक ही बार ऐसा हुआ, दूसरी बार होगा
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जो शायद 234 सांसद लेके आई थी, लेकिन जब 5 साल पूरे होने वाले थे तो 272 थे उनके पास, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। सांसदों का चुनाव कर लिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि यह करेगी, आने वाले 100 दिनों के अंदर मुझे लगता है वो चीजें हो जाएंगी, या 150 दिनों के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत सारे पार्टियों के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मेजोरिटी की तरफ बढ़ जाएगी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव मेजोरिटी की तरफ बढ़ गए। पर आलोक भाई देखिए, मुद्दे बड़े अहम है इस बार के सत्र के। आप देखें कि बहुत सारी चीजें हैं, जातिगत जनगणना बड़ा विषय है, अब उस पर क्या रहेगा, क्योंकि जनता दल यू साथ है, ऐसे में कहता मुस्लिम आरक्षण सीए, अग्निवीर को लेकर आप देखिए। तो ये जो तेवरों का सत्र हमने कहा कि तेवर इस बार क्या रहेंगे और ये जो मुद्दे हैं इन पर क्या लगेगा, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं सारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा समन्वय तो दिखाना पड़ेगा, उसके पास आपको दूसरा रास्ता नहीं है फिलहाल अभी आने वाले सत्र के लिए। हाँ। ये सत्र गहमा करने वाला होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एरोगेंट नहीं होना चाहिए। ये सत्र एरोगेंट नहीं हो, जो जैसे पहले होता था, प्रधानमंत्री जो चाहती तो खड़ाक से हो जाता था। आप उसे एरोगेंट कह सकते हैं, आप उसे कोई डिसीजन कह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक फुल मेजोरिटी तो जो चाहती थी कर लेती थी। अब वो आसानी तो नहीं रहेगी ना भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन इतना भी है कि टीडीपी और जेडीयू भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, वो बहुमत अरेंज कर सकते हैं, वो बहुमत मैनेज कर सकते हैं, और बीजेपी के साथ रहने में फायदा है। तो केवल ये नहीं है कि टीडीपी और जेडीयू ही अकेले ब्लैकमेल करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, वो दबेगी भी स्वयं। भारतीय जनता पार्टी को एक सीमा से ज्यादा वो भी नहीं दबा सकते। इन दोनों के निकल जाने के बाद में भी अगर बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसे मैनेज कर सकती है, ये एहसास उन्हें भी। तो पर आलोक भाई, आपको लगता है कि विपक्ष की धार जो दिखी है वो यहां पर भी बरकरार रहेगी? क्योंकि अभी तक तो सीटों का था, चलिए ठीक है, आपस में एक साथ लड़ लिए, लेकिन उसका नतीजा अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर आपके सामने है। तो ऐसे दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आप देख लीजिए, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ओके टाटा बाय बाय, वही कह रहा हूं ना कि तो ये जो धार है अब ये सत्र में कैसे आपको लगता है? आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी नेतृत्व तो स्वीकार कर लेंगे राहुल गांधी जी का, कि मुद्दे जो हैं वो तय करेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस में आज तक जितने भी इस तरह के अलायंस बनते हैं जो राज्य के चुनाव में हार जाते हैं, अगर अब ये कहा जाए कि विपक्षी गठबंधन जीत गया तो मैं तो मानता नहीं। अब अगर कोई हार को जीत मान ले अलग मैटर है, पर इंडिया अलायंस नहीं जीता है, एनडीए जीता। हाँ। सीटों की संख्या कम ज्यादा है, लेकिन जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो उसके बाद जो आपकी वैचारिक यूनिटी जो छद्म दिखाई देती है वाह रूप से, वो टूटने लगती है। अब देखना ये है कि क्या पहले सत्र से ही इंडिया अलायंस की यूनिटी टूटेगी या 4-4 महीने वो यूनिटी दिखाई देगी। अभी मुझे लगता है कि पहले सत्र में यूनिटी दिखाई देगी। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, सोनी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनी साहब, जो पहला सत्र होने जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी उसमें होना है। जी, ऑडियो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडियो से जोड़ा ही नहीं मुझे। अच्छा राजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको जा रही है? ऑडियो से जोड़ो। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। बहुत मामूली, बहुत लो, बहुत कम है। अच्छा, आपकी आवाज पूरी आ रही है। अभी मेरी आवाज आई आपको राजेंद्र जी? हाँ, तो जी मैं ये कह रहा था कि इस बार का जो सत्र है उसे लेकर बात चल रही है, और जी। जो जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि मजबूत गठबंधन आपका भी है और बड़ा विपक्ष इस बार आया है बनकर, तो ये भी हो रहा था कि क्या जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर लगातार कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के जो घटक दल हैं उनकी राय रही है समर्थन में, कुछ पर कांग्रेस की राय नहीं रही है, कुछ इसी तरीके की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार के सत्र में वो धार रहेगी जो धार अभी तक दिखी? और दूसरी बात, जो मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, तो कांग्रेस का रुख कौन सा रहने वाला है? क्या विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो एक ही रहेंगे, कि सबने एक सुर में कहा कि अगर इसे बदलना है तो केवल उसे बदलना है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की संभावनाएं बन जाएंगी?
डेफिनेटली बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। हम्म जो चुनाव मिलकर के लड़ा है, मुद्दे जब साथ उठाए हैं, तो अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका है, बेशकीमती मौका है। और देश की जनता ने ये मौका दिया है कि विपक्ष मजबूत बना है, तो क्यों नहीं आवाज उठेगी। जिन मुद्दों पे सहमति लेकर के चुनाव लड़ा गया था, नहीं, उन्हीं बहुत सारे सारे मुद्दों पे पे- सहमति नहीं थी, लेकिन मुद्दे तो वो भी हैं सोनी साहब। देखिए, कुछ कुछ मुद्दों को तो अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये गठबंधन नाम की जो चीज है ना, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे सरकार से बाहर हो, गठबंधन नाम की चीज है ना, इस चिड़िया को तो मैं कहता हूं कि इसमें तो कहीं के सेक्रीफाइस करना ही होगा। नहीं, कौन करेगा? लेकिन कांग्रेस करेगी या गठबंधन के लोग करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। हाँ। मैं तो आपको कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते सिर्फ इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, उन मुद्दों की रखवाली करना इंडिया गठबंधन का फर्ज है। और सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कांग्रेस पार्टी पे है। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लीड कर रही है, तो निश्चित रूप से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। पूरे चुनाव में और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर न्याय यात्रा थी, उसके अंदर राहुल गांधी जी जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात उठाते रहे, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की जो बात उठाते रहे, किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य की बात है वो हमने उठाई, अग्निवीर जो सरकार की जो योजना है इस पे हमने सवाल उठाए भी इसको वापस लिया जाना चाहिए। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इनकम टैक्स है, ईडी है, इनका दुरुपयोग लगातार पर जिस तरह सोनी से भारतीय साहब, जनता पूरा पार्टी मुद्दा तो आरक्षण और संविधान पर ही चला गया, पूरा चुनाव उसी पर खत्म हो गया। उसी पे हारा था, आपने बीच में ही रोक दिया। हाँ। देखिए, वो जो संविधान तो बच गया ना। हाँ। संविधान बच गया, और कितना बचाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को ऐसे उठा करके अपने माथे पे तो लगा लिया, अब कितना बचाएंगे। तो इसी से संविधान खुशी तो है बच आपको? गया। बिल्कुल खुशी है। हाँ। देखिए, जो बड़े बोल बोलते हैं, जिन्होंने बड़े बोल बोले, अगर उनको इस तरह से हम देखेंगे नतमस्तक हुआ। नहीं तो राजेंद्र जी, उन्होंने क्या कहा? केवल यही तो कहा 400 पार, और 400 पार का नारा दिया। अगर कांग्रेस उस नारे को कहीं और दिशा में लेकर चली गई, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा का कहना है। 400 पार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी ताकत है वो ले जाए 400 पार, क्या दिक्कत कहाँ है। लेकिन वो ताकत नहीं थी। 400 पार के नारे को हवा दी गोदी मीडिया ने। उसके बाद में उनके दावे तो थे ही, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल है, उनके दावों की जिस तरह से धज्जियां उड़ी, बातें बहुत सारी है। बात यहाँ पे हो रही है कि मुद्दे हैं, वो विपक्ष ढंग से उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। जो मीडिया को लेकर आपके जो अभी तक की वो जो एक मानसिकता बनी हुई है ना, वो मीडिया ही है जहां आप आकर बोलते भी हैं सारे जने। मैं अब उसे आप गोदी कहिए, या आप अपनी गोदी की कहिए, या दूसरे की गोदी की कहिए। मैं आपके लिए तो कह ही नहीं रहा। नहीं, हम अपने लिए बात भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो आप बोल ही रहे हो ना बैठ के। मैं कह रहा हूँ किसी के लिए भी बोलते तो आप सभी जगह। नहीं, आप तो हमारे रोल मॉडल हो, लेकिन क्या कि तो अभिव्यक्ति है, और जो मन के अंदर जो चीज है ना, वो एकदम से नहीं निकलेगी। हाँ। आप जैसे कुछ अच्छे साथी है, जहां बहुत ही फराक दिल, ओपन हार्ट से बोल सकते हैं। हमें पता है कि हमारी बात को रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, और आप बिल्कुल नहीं टोकते। मैं अब तक मेरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुझे कम से कम 10 या 11 राज्यों में जाने का मौका मिला। वहां हमने कांग्रेस के वर्कर्स को, हमने आपके चैनल का और आपका नाम उद्धृत किया है। वो अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, उसकी वजह से तो लोग सभी अच्छे लोग हैं, बस देखने का नजरिया हो सकता है। लेकिन फिर भी राजेंद्र सोनी, जो पूरा चुनाव गया है वो आरक्षण और संविधान पर गया है। लेकिन अब जब लोकसभा का सत्र चलेगा तो ना तो वहां पर आरक्षण की बात है, ना संविधान की बात है। क्यों नहीं है? कौन कहता है? कौन कहता है नहीं है? नहीं, अभी भी वहां खतरे में रहेगा। क्या समझा नहीं मैं? अभी भी संविधान और आरक्षण खतरे में रहेगा जी। मैं कह रहा हूं ना, संविधान तो बच गया, और कितना बचाएंगे। संविधान तो बच गया, लेकिन जहां जहां संविधान पे चोट होगी, चाहे बातों से चोट हो, आप ये देखिए जिस तरह से देश के जो मूल्यवान संसाधन है वो लगातार निजीकरण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बेचे। तो ये उल्लंघन है ना देश की जो मूलभूत संपदाएं है, जिनका जो संविधान ने अधिकार दिए हैं
कि देश का आम आदमी है, गरीब आदमी है, उन योजनाओं का, उन संसाधनों का उपभोग कर सके। निजीकरण होने से वहां पे तो फिर पैसा लगेगा, गरीब आदमी तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा ना। ऐसी चीज जहां भी आएगी तो डेफिनेटली विपक्ष से मजबूती से उसका विरोध करेगा, डट के विरोध करेगा। चलिए, बिल्कुल विपक्ष का और काम ही विरोध करने का, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दे और भी हैं। धनंजय जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। इस बार का जब सत्र चलेगा तो सबसे पहला जो चुनौती है, जो पहली चुनौती आपके सामने आ रही है, वो है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, जिसको लेकर हर कोई नजर गड़ाए है, हर कोई सोच रहा है कि आखिर होगा क्या। क्योंकि जो आपके घटक दल हैं वहीं से मांग उठ रही है कि उन्हें भी चाहिए वो पद। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि अब की बार विपक्ष भी बड़ा ताकतवर है। तो ऐसे में जो आपके मूल मुद्दे थे, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आक्रामक रही है, उनको कैसे आप कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, जो आलोक जी भी पूछ रहे हैं, जो ललन प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, क्योंकि ये आप ही के घटक दलों के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और यहां तक कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि घटक दलों का जो प्रारूप, जो मंत्रिमंडल का जो एक रूप आया है, उसमें जो तेवर हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो ऐसे में यह सत्र जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। धनंजय जी, धनंजय जी आपका म्यूट है। धनंजय जी आपकी आवाज म्यूट है जी। तरफ से आवाज ओके? हाँ हाँ, अभी ओके जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि सरकार बनती बहुमत से है हाँ। और चलती सर्वमत से। सब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए पहले के शब्द हैं, जब उन्होंने कहा था आने वाले समय में उस मंत्र रूप में आप पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी, तो उसमें कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबको साथ लेकर के हम चलें। और कांग्रेस जो संविधान की बात करती है, तो वहां पर आप देखिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए नेहरू जी खुद गए थे। दो बार संविधान के उनके कांग्रेस ने हरवाया चुनाव। इसके बाद संविधान सभा में रखा नहीं। बाबा साहब कहां से आए? कांग्रेस वहां से, कलकत्ता के बीट से आए, कलकत्ता की तरफ से उनको लिया गया। उसके बाद जब डॉक्टर काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, पंडित नेहरू ने उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है, उस समय राजीव गांधी का 1 घंटे 40 मिनट उसके आरक्षण के खिलाफ में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड स्पीच है। और यही कांग्रेस के मक्कारी देखिए कि आज कांग्रेस आरक्षण को बचाने के लिए संविधान के लेकर के निकलती है। उससे भी मुनाफत और मक्कारी ये देखिए कि बाबा साहब के संविधान में दिए गए दलितों के आरक्षण को 70 साल तक जो लोग जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर पाए, वो आज दलितों के आरक्षण की रक्षा करेंगे। अरे आपकी मक्कारी इस देश की जनता जान गई है। कांग्रेस पोजीशन के लिए मर रही है। अपोजिशन में रहना कांग्रेस ने कभी सीखा ही नहीं। जो लगातार सत्ता का सुख भोगते रहे, वो अपोजिशन में कैसे रहेंगे? लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है कि अगर जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए हो तो इस दायित्व का निर्वहन किया जाए। जनादेश का अपमान कांग्रेस की आदत रही है। और आदत कैसे रही है? जब आप प्रधानमंत्री से या किसी से संसद में सवाल करते हैं और जब जवाब देने आते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप उठा करके देखेंगे अगर कांग्रेस के चरित्र को लगातार, तो आप ये पाएंगे, आप कह रहे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में पहली बार जाने के पहले झुक करके, लेट करके पार्लियामेंट को, उसको लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम किया था उन्होंने। इसके बाद अगर 14, 19 और 24 का विजुअल हो तो कांग्रेस कान ही नहीं आंख खोल के भी देखे कि हमेशा उन्होंने संविधान को सर से लगाया। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब का भी अपमान किया, काका कालेलकर का अपमान किया, बीपी मंडल का अपमान किया। और मुनाफत और मक्कारी की इंतहा देखिए कि इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए के गरीबों के साथ अन्याय किया, 1-1 लाख रुपए का पर्चा बांट दिया है। जो लोग खटखटा रहे हैं, कांग्रेस कार्यालयों के बाहर भीड़ लगी हुई है कि खटाखट वाले बाबा कहां गए खटाखट बाबा। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। 99 पर जाकर के जो सांप काटता है तो नीचे आता है। इस बार जनता ऐसा काटेगी कि 0 पर आएंगे। ये 99 के चक्कर में कांग्रेस लगातार रही है और उस 99 का ही नतीजा है कि आज 99 पर लटके हुए। और जब 99 से नीचे आएंगे तो 0 पर भी टिकेंगे कि नहीं, सोचने वाली बात यह है। आज 8 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 16 जगहों पे आपका खाता नहीं खुला है। आपका वोट, हमारा वोटिंग परसेंटेज आपसे तमिलनाडु में ज्यादा है, आंध्रा में ज्यादा है, कर्नाटका में हम सारी सीटें ले गए, मैक्सिमम सीटें ले गए हैं। हम मध्य प्रदेश में 20 साल से शासन में
वहां हमने सारी सीटें ली, और जहां आप 20 महीने से शासन में हैं, वहां आपको 4 सीटें नहीं मिल रही है। तो ये कांग्रेस और भाजपा के वर्किंग कल्चर में और कल्चर में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्वीकृति इतनी बड़ी है, कद वकार आकार इतना बड़ा है, और हमारे सहयोगियों हमारे साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। सहयोगी हमारे साथ धनंजय भाई, कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो बिल फाड़ती है, और विपक्ष में रहती है तो अड़ंगे डालती है। धनंजय भाई, क्योंकि 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या रुख रहेगा, और जातिगत जनगणना को लेकर आप ही के घटक दलों की आवाज बता रहा हूं मैं, और खासकर अग्निवीर को लेकर, क्योंकि ये भी मुद्दे हैं, और ये मुद्दे कोई विपक्ष के मुद्दे तो है ही है, लेकिन ये आपके घटक दलों के भी ये मुद्दे हैं। ये भी एक चुनौती आपके सामने सत्र में आ सकती है। तो मैं वही कहता कि क्या वही तेवर प्रधानमंत्री जी के दिखेंगे जैसे तेवर आज तक दिखते आए हैं? तू न पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अभी तक देखा है, सदन में देखा है, शपथ लेते हुए देखा है, और तमाम जगहों पे देखा है। क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है? गए जिस तरह से, जिस अंदाजे बयां में गुफ्तगू कर रहे हैं, या जिस ढंग से अपना हमारे सहयोगी हमारे साथ खड़े हैं, विपक्ष तो सिर्फ इसी बात से खुश है कि वो पहली बार विपक्ष की भूमिका में आया है, और बात गुजर गए खिलने से पहले। दिल्ली के दगाबाज ने कह दिया चुनाव खत्म होते ही कि भाई हम तो यहीं तक थे, टाटा बाय बाय। दिल्ली में आप देख लीजिए केजरीवाल ने क्या कह दिया, पहले ही कह दिया कि भाई हम बाहर हैं। जिस केजरीवाल ने कहा कि दुनिया की, ऑन रिकॉर्ड 20 बार कहा कि दुनिया में कांग्रेस से बड़ा करप्ट दल नहीं हो सकता है, केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, और वो कांग्रेस उसको भी गोद में लेकर के घूम रही थी। कांग्रेस, राहुल गांधी बेचारे क्या कहे, राहुल गांधी ने खुद कहा कि दलितों, पीड़ितों, शोषितों के साथ अन्याय हुआ है, और उन्होंने कहा कि मेरी मां ने किया है, मेरे मनमोहन सिंह ने किया है, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा दादी ने किया। उन्होंने खुद कहा, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पड़े राहुल गांधी ने अपने परिवार के ऊपर ही आरोप लगाया था कि हमारे कांग्रेस में ऐसा होता रहा है। और दूसरी बात, जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिस्टम को मैंने भीतर से देखा है, करीब से देखा है, और मैंने देखा है कि किस तरह से दलितों, पीड़ितों पर के साथ अन्याय होता है, ये मैंने सिस्टम के भीतर रह के देखा है। तो अपने परिवार के बारे में ही कह रहे थे ना, और किसके बारे में कह रहे थे? 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी एक परिवार की ही तो पांव पोछ है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, 5 पीढ़ियों से। ये लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई न्यूनतम, कोई भी जागृत चेतना का, स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति ऐसे पार्टी में रहना ही नहीं चाहेगा। लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है ये बातें। दूसरी बात, जो आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो हुई कहां? अभी तक सिर्फ बिहार में हुई, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री रहे। उनसे ज्यादा हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे रहे। हमने मिलकर के एक मॉडल तैयार करने की कोशिश की। तो ये हमारा इनिशिएटिव, हमारा लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, आप मुस्लिम आरक्षण की बात करें, संविधान में जो शक्तियां है ही नहीं, संविधान में जो चीजें नहीं है, उस पर हमारा एजेंडा क्लियर है। अब रही बात कि हमारे सहयोगी कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का बेस ये था, जब बाबा साहब, जब इसको 114 सेक्शन में 1947-48 में जब ये डिस्कशन होता है, तो ये पार्लियामेंट का ऑन रिकॉर्ड है कि उन लोगों को, जिन जातियों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया है, समाज में पीछे रखा गया है, उनको आगे लाने के लिए, बराबरी का हक देने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं। तो लेकिन अगर कोई पीछे रह गया है, कोई समाज की मुख्य धारा से पीछे है, उसको आगे लाने के लिए और भी क्या उपक्रम हो सकते हैं, क्या जरूरत है, क्या नहीं है, राष्ट्र का विकास करने के लिए, उन्नयन के लिए, कोई भी जाति, वर्ग, मजहब, संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति अगर पीछे छूटा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए क्या जरूरी है, कितनी जरूरत है, मीठा तो कितना, तीखा तो कितना, और कितना मीठा हो जाए, ये देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, सहयोगियों के साथ बात करना पड़ेगा, चिंतन मनन होगा, मंथन होगा, और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सबके हित के लिए होगा। और तो मतलब डॉक्टर धनंजय जी, बात यही है कि आखिर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। जो जिस तरीके की बात की थी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे आ रहा हूं, अगर हम देखें राजेंद्र सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना बहुत कुछ है, सारी चीज़ें आपने सुनी है, लेकिन यहाँ फिर भी बहुत सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप चले थे, उसमें से कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो वास्तव में सदन के लिए चर्चा में कब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो बात है, जो मुख्य बात है, वो तो यही है कि
वास्तविक मुद्दों को लेकर इस बार सदन में जो धार है वो कैसी रहने वाली है? बिल्कुल पैनी धार रहेगी, बिल्कुल हर एक चीज को बिल्कुल सुस्पष्ट देश से जो वादा किया था, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में और सहयोगी दलों के मैनिफेस्टो में जो बातें थी, उनको बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ रखा जाएगा। डॉक्टर धनंजय जी कह रहे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्या करेंगे। देखिए धनंजय जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि गरीबों का अपमान मेरी माता ने किया है। यह आपत्तिजनक बात है, मैंने आपत्ति भी जताई थी बीच के अंदर। जो इस तरह की बातें नहीं कह सकते आप। क्या प्रमाण है आपके पास? गलत बातें कह करके, गलत लोगों के सपने तोड़ करके, झूठ बोल करके आप लोग सरकार में आए हो। आप लोगों की सरकार है, आप लोग इस तरह से जो बड़े बोल बोलते हो ना, उसी का नतीजा है कि आज आप कहां पे आके आसमान से गिरे और खजूर में लटके, है ना। आज आप अल्पमत की सरकार चला रहे हो, ये मत भूलो। बड़े बोल मत बोलो। फैक्ट है, फैक्ट को सामने रखो। आप इस तरह की बातें करके देश को गुमराह मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। आपकी हर एक बात का जवाब हमारे पास भी है, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम फालतू में आरोप लगाएं। हम सबका सम्मान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारा सम्मान करे। दैट्स ऑल। जहां तक सदन की बात है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप जब सदन चलेगा तो आप देखना, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं रहेगा जिस पे डिबेट नहीं करेंगे कांग्रेस के और हमारे सहयोगी दलों के सांसद। सब लोग पढ़े लिखे हैं, देश की नब्ज को हमने देखा है, पहचाना है, और देश की आवाज क्या है वो आपने और हमने देखा है। तो देश की आवाज से आवाज मिलाने का काम है, विपक्ष पूरी मजबूती के साथ करेगा। इससे ज्यादा तो मैं अब क्या कहूं। चलिए, मैं आलोक पांडे जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि इससे ज्यादा मेरे पास है भी कुछ नहीं, तो क्या बोला जाए। लेकिन अगर हम देखें, धनंजय जी ने कहा कि जो तेवर हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करने लायक हैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इसके उलट यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप देखें, सत्र से पहले कुछ घटनाएं हैं, कुछ बयान भी हैं, अगर आप उन पर गौर करें, और ये बात आलोक जी आपकी और हमारी पहले भी हुई थी, आपको ध्यान हो कि अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया मणिपुर को लेकर, और उसके साथ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो उस मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर जो सत्र है उसके अंदर एक विपक्ष का एक आक्रामक होना स्वाभाविक लगता है। तो ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं। एक छनछनकर बात ये भी आ रही है कि कुछ जो आपसी सहयोगी दल हैं वहाँ पर भी कुछ विवाद हैं जो दिखने में आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार का जो सत्र है वहाँ पहले ही दिन से हंगामा होना जायज़ है। क्या इस बार भी लगता है आपको? क्योंकि ये 2-3 विषय ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण थे, चाहे वो धनंजय जी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी ये इस सत्र के ज्वलंत मुद्दे हो सकते हैं। उसके अलावा जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की कि हम हर एक चीज़ को, हर मुद्दे को वहाँ पर बड़े अच्छे से डिबेट करेंगे, उठाएंगे, तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार के जो पूरी की पूरी दोनों सदनों की स्थितियाँ हैं वहाँ पर इस तरीके की जो एक रस्साकसी पहले रहती थी, बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत बार विपक्षी उठकर चला गया, आलोक जी बहुत बार गया, ये बात धनंजय जी ने बोली कि जब चर्चा का विषय आया तो विपक्ष चला गया, वॉकआउट कर गया, ऐसी भी स्थितियां आई हैं और ये बात बहुत बार उठी भी है। लेकिन इस बार अगर हम देखें, जो धनंजय जी ने बोला और जो राजेंद्र सोनी जी ने बोला, उससे कितने सहमत आप लगते हैं? और जिस तरीके के बयान बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण है, और ललन जी के पास भी मैं जाऊंगा उन बयान को लेकर के, उनके मायने क्या हैं, आखिर वो मायने बड़े जरूरी है। तो आलोक जी क्या कहेंगे आप? चलिए, मैं विपक्ष की तरफ से पहले बात उठाता हूँ। कांग्रेस के भाई ने हमारे कहा कि वो जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे और संविधान की तो रक्षा हो ही गई, क्योंकि बीजेपी उतनी सीटें नहीं जीती। संविधान की रक्षा थोड़ा और हो जाती अगर कांग्रेस 240 लेके आ। मैं तो मानता हूँ संविधान को अभी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि रक्षा नहीं हो पाई।
रक्षण तब होती जब ये बहुमत इंडिया लाइन सत्ता में आता, क्योंकि ये तो कह रहे थे ना कि बीजेपी को हटाओ, वो सत्ता में ना आ पाए, नहीं तो संविधान की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये बात तो एक स्टैंड बदल लिया कांग्रेस के भाई ने कि नहीं नहीं संविधान की तो रक्षा हो गई। कैसे होगी, आप तो सत्ता में नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई 400 नहीं गेन कर रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा हो गई। मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं हूँ, संविधान की रक्षा नहीं कर पाया विपक्ष, पहली बात। अब आते हैं दूसरा मुद्दा कि आरक्षण। तो भैया कर्नाटका में इस सरकार के पहले की सरकार का आरक्षण पड़ा हुआ है, जाति सर्वे। तो कांग्रेस सदन में किस मुंह से उठाएगी जब वो कर्नाटका में भी सर्वे लागू नहीं कर रही है, कर्नाटका के सदन में वो नहीं रख रही है। तो कम से कम आप सदन में जो आने वाला है सदन, उसमें जाति आरक्षण की बात को ताकत से तब रख पाएंगे जब कर्नाटका में कम से कम पुरानी पड़ी जो फाइल धूल खा रही है पिछली सरकार की, वो लागू करवाते। तब वो टीके शिवकुमार का वीडियो वायरल हुआ था कि हम भैया कर्नाटका में आरक्षण और सर्वे वर्वे वो छोड़ो, हम न लागू करेंगे। तो कांग्रेस का जो डुअल कैरेक्टर है जातिगत आरक्षण की बात नहीं चल रही, जातिगत जनगणना की बात है। नहीं, हमने जो बात उठाई थी जातिगत जनगणना की बात। नहीं जाति सर्वे वाला रिपोर्ट बता दीजिए, बिहार गलत हो रहा है संजय जी। जातिगत जनगणना की बात हमने उठाई है, अब मुझे बोल जातिगत आरक्षण की बात हमने उठाई। मैं स्पष्ट बोल लूं, बोलिए आलोक जी, बोलिए। सर मुझे दीजिए, जब आप बिहार में थे, क्रेडिट ले रहे थे सर्वे का, तब फिर कहते हैं कि हम सर्वे नहीं करेंगे, हम सीधा जाति जनगणना की बात करेंगे। राज्य सरकार के शक्ति के अधीन जितना है, आपने बिहार में कराया था कि नहीं कराया था? अब कर्नाटका में कहोगे नहीं हम सर्वे नहीं मानेंगे, हमें तो केवल जाति वो चाहिए। तो 2000 जब जनगणना हुई थी 2011 वाली, तो 14 में सरकार गई थी, 2.5 साल 2 साल क्या करते रहे, तब आपने क्यों नहीं लागू किया? तो जनता ये भी कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं क्या आलोक जी? कर्नाटक के आप चीफ सेक्रेटरी है क्या? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? देखिए डिबेट में देखो फंस जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आलोक जी, मैं आपको सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत तथ्यों पे बहस नहीं कर सकते आप। आलोक जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत तथ्यों पे बहस मत करो आप। गलत तथ्यों पे बहस करो तो फिर यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। गलत ही नहीं बोलता सर। आलोक जी गलत है, आलोक जी गलत है। आप इस तरह से बात कर रहे हो, कभी तो आप बात करते हो जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, कभी आप बात करते हो आपको कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी है क्या? आप चीफ सेक्रेटरी है क्या? मेरे को एक बात बताओ, आप कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी है क्या? आप बात बताओ मेरे को, आप जवाब दो इस चीज का। आप गलत तथ्य नहीं, गलत तथ्य चल ही नहीं सकते। ये संजय जी की डिबेट है, यहाँ पे गलत बातें नहीं चल सकती। चलिए सोनी साहब एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ जाएंगे। आलोक जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या कर्नाटक में पिछली सरकार ने जाति सर्वे नहीं कराया था? और कराया था तो फाइल क्यों धूल फांक रही है? आप सर्वे क्यों लागू नहीं करा रहे? और अगर सर्वे लगाना इतना कमजोर है तो बिहार में क्यों क्रेडिट ले रहे थे आप? हंस भी लो, मुंह भी भुला लो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपका कांग्रेस का इतिहास कभी नहीं रहा आरक्षण के समर्थन में, ये बात तो आपको स्वीकार करना होगा ना। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो पिछली गलतियां हुई जनता माफ करे, अब हम कराएंगे। तो आपकी उत्तराखंड सॉरी हिमाचल में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटका में है, कम से कम जो आपके बस में है जाति सर्वे, वहां जहां नहीं हुआ वहां करवा दीजिए, और जहां सर्वे हो चुका है पिछली सरकार में उस सर्वे को लागू करिए। चलिए आलोक भाई, ये तो हो गई कांग्रेस की बात, ये तो हो गई कांग्रेस की बात। लेकिन अगर हम सत्र की बात करें, और क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की बात भी अभी होनी है आलोक भाई जी, अब मैं आता हूं सत्ता पक्ष के उसमें। जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं दिया, होम मिनिस्ट्री नहीं दिया, विदेश मंत्रालय नहीं दिया, हम तो मीडिया में सुना करते थे जेडीयू रेल मंत्रालय मांग रही है और ये मांग रहे हैं, किसी को कुछ मिला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं जानता हूं सत्तारूढ़ दल के नाते, वो स्पीकर भी किसी को नहीं देगी। अब कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो जाए तो अलग बात है।
जो पूर्ण बहुमत की जो बीजेपी को नहीं मिला है, उसके बाद वो स्पीकर किसी को कैसे दे सकते? जब उसने एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं दिया, जब उसने गृह मंत्रालय नहीं दिया, वो स्पीकर भी नहीं देगी। ये मीडिया के अपने या विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के उन छोटे दलों द्वारा जो कम संख्या में है, ये स्पेकुलेशन हो सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 240 सांसद लेके आई है तो स्पीकर वो किसी को नहीं देगी। स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के पास रहना चाहिए, जिससे कि कभी अगर मतैक्यता में कमी आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिरता प्रदान रहे और लोकतंत्र में मध्यावधि चुनाव न हो। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि स्पीकर उसके पास रहे। के बाद कि सत्र कैसा चलेगा? सत्र गर्मा गर्म होगा। राहुल गांधी ने तो शेयर मार्केट घोटाला की शुरुआत भी कर दी है, उनका शेयर मार्केट घोटाला हो गया और उसको लेकर के तो सत्र को में कुछ फ्रूटफुल निकले ना निकले, लेकिन सत्र बहुत गर्मा गर्म होना चाहिए, होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और दो तीन मुद्दे अगर आप देखें आलोक भाई, एक नीट का मुद्दा चल ही रहा है, राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठा ही रखा है शेयर मार्केट का, उसके अलावा 4 मुद्दे और सामने आ ही रहे हैं। अग्निवीर को लेकर वो पहले ही आक्रामक है। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी कमर और कसनी पड़ेगी। संख्या बल उस तरह से विपक्ष के साथ कम नहीं है, विपक्ष के पास बेहतरीन संख्या बल है और कम से कम भी नई यूनिटी बनी रहेगी। तो पहला हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत तेज होगा। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भी लेकिन अच्छी बात है संजय जी, इसमें कोई कमी दिक्कत नहीं है भाई। हमने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक्स्ट्रा फैट जनता ने कट कर दिया। ज्यादा वजन साथ दौड़ नहीं सकती ना कोई पार्टी, तो संख्या का वजन इनके पास ज्यादा घमंड था भारतीय जनता पार्टी। आलोक भाई, भागवत जी के बयान की गूंज होगी? बिल्कुल होगी। इस बार तो भागवत जी विपक्ष को प्रिय लगने लगे। हालांकि कांग्रेस ने कुछ काउंटर किया है कि अब आरएसएस की क्या शक्ति रह गई है, अब बयान का क्या मतलब है, लेकिन पहला रिएक्शन तो ऐसा आया था कि भागवत जी कांग्रेस को शक्ति प्रदान कर रहे हो। तो ये राजनीति में संभव है भागवत जी के बयान से। अगर पर भागवत जी ने यह भी कहा है कि जो मीडिया के द्वारा, डिजिटल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मुद्दों को भरमाने की कोशिश हुई है, इस तरीके का भी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। मतलब उनके बयान में बहुत सारे मायने हैं, वो मायने किस तरफ जाते हैं वो तो कांग्रेस देखेंगे जिसको उसको फायदा है। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपने एक्स चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से नकली वीडियो अमित शाह जी का वायरल करा जातीय आरक्षण का। अब उस लिमिट तक कांग्रेस गई, झूठ बोलने से ज्यादा फेक वीडियोस को उसने वायरल कराए, जिससे कि ये एक चीजों को सेट किया जा सके कि आरक्षण खत्म हो सकता है। तो कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिए डीप फेक वीडियोस का भी भरपूर उपयोग किया। हालांकि ऐसा उपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि कांग्रेस का रहा। और उसने 400 पार के नारे को आरक्षण खत्म हो जाने तक इतनी खूबसूरती से मैनेज किया कि कांग्रेस 99 तक पहुंच गई, जो उसे कभी उम्मीद नहीं थी। वो सोची थी 44 से 53 आ जाए, वही बहुत बड़ी बात। नहीं, ये बड़ी चीज़ है, लेकिन आशाओं के अनुरूप कभी कभी बहुत चीज़ें नहीं मिलती, उससे ज़्यादा मिल जाती है। तो इस तरीके की स्थितियां देखने में आती रहती हैं। प्रोफेसर साहब, ललन प्रसाद जी, अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि इस बार का सत्र, क्योंकि सभी लोगों को आपने भी सुना, उसके बाद मैं डॉक्टर धनंजय के पास जाऊंगा और पूरा उनसे इसका पूरा निचोड़ भी ले लूंगा। ललन प्रसाद जी, क्या लगता है आपको कि इस बार के सत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दिख सकती है कांग्रेस के एंड पे और भारतीय जनता पार्टी के एंड पे, या ऐसा कीजिए कि एनडीए और इंडिया के नाम पर? लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से पहली बार हमने सुना किसी नेता को ये कहते हुए कि फटाफट खटाखट इतने रुपए आपके खाते में दूसरे दिन ही पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता था जैसे पैसे सब उनकी जेब में पड़े हुए हैं, उठा के वो देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से भ्रामक प्रचार जिन लोगों ने चुनाव में किया है, और वो लोग पार्लियामेंट में अब आकर क्या करेंगे ये तो देखना है। अब मुझे तो डर ये है कि कहीं जूते चप्पल की नौबत ना आए, जो कई बार और जगह पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में देखा जाता है। क्योंकि इसमें इस बार ऐसे भी बहुत से लोग चुन के आए हैं इस संसद में जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि बहुत ही सीरियस रूप से और हम लोग इसको लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो अब देखिए जो राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पार्लियामेंट में, तो कितने दिन वो पार्लियामेंट अटेंड करते हैं और जब पार्लियामेंट में बोलने की बारी आती है, जवाब देने की बारी आती है, तो वहां पर दिखाई नहीं पड़ते।
तो कितना सीरियस होंगे वो पार्लियामेंट में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो विपक्ष पार्टी के नेता भी वही बनेंगे इस बार, ऐसा लगता है। तो अगर बहुत सीरियसली उन्होंने काम किया और वाकई विपक्ष को जो जिम्मेदारी होती है, अगर उस जिम्मेदारी को उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया तो बड़ी अच्छी बात होगी देश के लिए भी और हमारे हम सरकार के लिए भी। लेकिन ये बड़ा डाउटफुल है कि वो इस तरह से सीरियसली उसको लेंगे। खैर जो भी हो, ये तो अब कांग्रेस पार्टी का अंदर मामला है। और बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं, कोई ऐसी बहुत ताकतवर पार्टियां नहीं है एक्सेप्ट समाजवादी पार्टी, जो गर्मा गर्म बहस करा सकती है और शायद सदन में कुछ ऐसे भी काम कर सकती है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो रिकॉर्ड रहा है उससे लगता है कि पब्लिक में जिस तरह से ताकत दिखाने की इन लोगों की जो प्रवृत्ति रही है, उस प्रवृत्ति को पार्लियामेंट में दोहराए ना तो अच्छा है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ गंभीर बहस होनी चाहिए और जो आपके पॉइंट हो उसको रखिए, और सरकार अगर गलत काम करती है तो सरकार भी झुकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन शालीनता के साथ हो तो अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि संसद में कोई चलिए बिल्कुल, ये एक है संसद है, वहां पर हुआ था लेकिन कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। इस सत्र में उससे ज्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह के बहुत से लोग उनके आए हैं वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। चलिए वो तो समय बताएगा, लेकिन सदन है, सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी भी सदन के लोगों की है और जी वो हमेशा बनी भी रही है। डॉक्टर धनंजय, क्या कहेंगे आप? सभी लोगों को आपने सुना, क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री जी उन्हीं तेवरों के साथ सामने आ सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे तो शुरू से लेकर के अभी तक वो चूंकि सेवा भाव से लगे हुए हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, तो उस भाव से लगे हुए हैं। एक गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को आप समझते हैं। जो हम लोग उन्होंने कहा था कि ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर, नारी, आते के साथ पहला काम किया एग्रीकल्चर सब्सिडी जो जाती है किसान सम्मान निधि वो भेजी। दूसरा 3 करोड़ गरीबों के घर बनेंगे उसकी स्वीकृति दी। तो सरकार अपने जिस रफ्तार से, जिस गतिमान है, नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी नीतियों पर अडिग होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, राष्ट्र का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, मोदी नित्य निरंतर नई ऊंचाइयां नेशन को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें देश की जनता का स्वाभाविक तौर पर आशीर्वाद हमारे साथ है। वही लक्ष्मण को भी मूर्छा लगी हुई थी, उसी तरह से जनता को भी भ्रम बांध से मूर्छित किया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोग खतरे में, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो लोग आरक्षण का कभी संरक्षण प्रतिरक्षण कर नहीं पाए वो लोग कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। फेक नैरेटिव के चलते 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 लाख रुपए के वो कागज बांटने का, जैसा हमारा वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आप घूम घूम करके एक कार्ड बांट आए हैं कि 1 लाख रुपए आगे खटाखट ले लीजिएगा। तो ये सब जनता पूछेगी, जनता इस सब के जवाब मांगेगी। दूसरी बात, आप सदन की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी खुद को सत्ता का स्वाभाविक दावेदार समझती है, वो अपोजिशन के लिए तैयार नहीं। इसीलिए जब हम अपोजिशन में थे, हम लोगों ने वहां भी एक नैरेटिव कायम किया, एक मर्यादा कायम की, और जब हम सत्ता में आए हैं तो सत्तारूढ़ दल की भी मर्यादा कायम कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में भी मर्यादा नहीं कायम करके और विपक्ष में तो विनाश ही कर रही है। तो ऐसी इन परिस्थितियों में और जो विसंगतियों और विद्रुपताओं के बीच जो उनका इंडी अलायंस है, अब बताइए, अखिलेश जी कहा करते थे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, इसको वोट मत देना। ये लोगों ने चिरकुट विरकुट और क्या क्या बातें कही, वो सब हम लोग चित्रकूट कहने वाले लोग हैं, चिरकुट क्या कहें। लेकिन जिस तरह से विसंगति, आप बताएं, अगर अखिलेश जी ने नारा दिया अभी 300 पार का यूपी में, अब उसमें कांग्रेस के लिए क्या जगह बचती है, कितना स्पेस बचता है? तो इन लोगों का ये दल जो है, ये दल अपने एक दूसरे के साथ छल के से निर्बल होते चले जाएंगे खुद। और सबसे इसके सारे बातों के बीच में बात है कि इस जमहूरियत में जनता का आशीर्वाद हमें है। तभी 1962 के बाद पहली बार थर्ड टाइम कोई लगातार प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। दूसरा, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 194 पर उन्होंने पहली बार सरकार बनाई, 206 पे दूसरी बार सरकार बनाई, तो वो स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं। और हम पूरे 300 के आसपास पहुंच करके एनडीए के साथ बनाते हैं तो हम अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं। ये माइंड से कांग्रेस कितना अनस्टेबल है, ये देखने वाली चीज है, समझने वाली बात है। जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास कांग्रेस की, और जो बिल्कुल हमारे आलोक जी ठीक कह रहे थे कि भाई इसी सरकार ने, यही कांग्रेस की सरकार ने पिछली सरकार में वहां कास्ट सेंसस कराया है और उसको रिलीज नहीं किया, तो भाई अभी रिलीज कर दो। लेकिन खाली सिर्फ झूठ बोलना है और नैरेटिव कायम करना है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक मुद्दा फेंकना और भाग जाना है। आप डिस्कशन के लिए बैठते ही नहीं, डिस्कशन के लिए तैयार ही नहीं है। आप बताएं, हम विपक्ष में थे तो कितनी बार बेल में गए, कितनी बार माइक चलाया, और आज इस पिछले 10 साल में आप देखिए तो लगातार यही हो रहा है।
दूसरा, आप ये कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हमें सस्पेंड कर देंगे। आपने हरकतें ऐसी की। आप जिस ढंग से चीजों को कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की मर्यादा को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, संविधान के इतर भी कोई चीज है, समाज है, देश है, प्रदेश है, लोगों की जन आकांक्षाएं है, जन भावना है, एक एक सेकंड में जनता के पैसे लग रहे होते हैं। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो बिल फाड़ती है, जैसे राहुल गांधी कैबिनेट से पास हुआ बिल फाड़ देते थे, और जब विपक्ष में अड़ंगे डालती है, तो अड़ंगे डालने और बिल फाड़ने की इस देश की जनता जब कांग्रेस की हकीकत को पहले भी समझ चुकी है, इस बार कांग्रेस अगर और बेनकाब हुई तो पता नहीं किस काम की रह जाएगी। ये तो देश की जनता तय करेगी, समय तय करेगा। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की नीतियां नेशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस ढंग से है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर गए और सूरज से हमने आंखें मिलाई, विक्रमादित्य के सदृश से जिस तरह से शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जन आकांक्षा, जन संभावनाओं के मुद्दों पर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, स्टेबल 5 है। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि गई, 12 करोड़ टैक्स से वाटर गए, 12 करोड़ इज्जत घर बने, 4 करोड़ गरीबों के घर बने। इस बार 3 करोड़ गरीबों के घर बनाने का इरादा है। 1 करोड़ सोलर से पर डॉक्टर साहब, अगर आप देखें डॉक्टर साहब, 2-3 मुद्दे बड़े अहम हैं जो विपक्ष लेकर चल रहा है। सबसे अग्निवीर को लेकर आक्रामक है। उसके अलावा एक नई चीज, शेयर ब्रोकर, शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा राहुल गांधी जी एक फंडा निकाल कर लेकर आए, जिस पर उन्होंने प्रेस भी की, वो आपके भी सामने, वो भी एक ज्वलंत वहां पर मुद्दा रहेगा। उसके अलावा ये ऐसी चीजें हैं जो दिख रही हैं। और अभी मणिपुर को लेकर भी एक बयान है। संजय जी देखिए, 63 लाख करोड़ का मार्केट कैप था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 415 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर उनसे डाटा पर वो बात करें। दूसरा, पहले 80% इन्वेस्टमेंट बाहर का था, अभी 80% इन्वेस्टमेंट इंडिया का है। 15% से 17% जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उसमें 7% ने शेयर बेचा है और उसको इंडियन लोगों ने खरीदा है। तो इंडियंस को फायदा हुआ है, विदेशी छोड़ के गए हैं तो उसका उनकी समस्या है। ये पूरा डाटा सीट जारी कर दी गई है पार्टी कार्यालय से, पीयूष गोयल जी ने उस दिन ऋषि करके बता दिया। अब कांग्रेस, उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब देना मुनासिब। राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र है कि आरोप लगाइए और भाग जाइए। जब हमने कहा कि भाई आप आइए, इस डाटा सीट पर बात कर लिया जाए कि आपके समय 63 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, 415 लाख करोड़ का है। आपके समय में इन्वेस्टमेंट 111,000 करोड़ का था, 2.25 लाख करोड़ का है। तो आप इस पर बात करेंगे ना, आपके समय में एफडीआई कितना था, अभी कितना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कितना मुनाफा और कितना नुकसान, अभी इंडियन बस कितने किस हद तक उसमें चले गए, 80% तक का मार्केट कैप में इंडियन इन्वेस्टर्स आ गए। तो इन सब चीजों पर अगर आप बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। जब हमने डाटा रिलीज किया तो भाग गए, उसके बाद कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल प्रूफ के साथ लगाइए। जब उसका जवाब दिया जाता है तो आप आकर उसके डाटा सीट पर बहस कीजिए। मणिपुर की आपने बात की, मणिपुर का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया पिछली संसद में। जब प्रधानमंत्री बोलने आए, आप देखेंगे पूरा विपक्ष बाहर चला गया। भाई आप सामने बैठिए, बात करिए, चर्चा करिए। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। लेकिन इस लोकतंत्र को आप लोक लज्जा से चलाइए, आप जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चलाइए। आप निज की आकांक्षा, पर्सनली महत्वाकांक्षाओं के लिए लोकतंत्र को बेनकाब, बेइज्जत मत करिए, बेआबरू मत करिए। ये कम से कम कांग्रेस ये सितम न करे। मतलब भाजपा अपने एजेंडे पर कॉम्प्रोमाइज करेगी या राष्ट्र के लिए? हाँ, राष्ट्र इदम राष्ट्राय इदम न मम। और अगर अपने घटक दलों के जो मुद्दे हैं वो आपके मुद्दों से मैच नहीं खाते, बैठेंगे, बातें करेंगे, समाधान निकलेगा। कॉम्प्रोमाइज कर समाधान निकलेगा या तेवरों के साथ निकलेगा? बैठेंगे, बातें। देखिए आलोक जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं इस बात को लेकर। बैठेंगे, बातें करेंगे। गुड़ भरा हसिया। हाँ आलोक जी कुछ बोल रहे थे, बताइए। जी मैं कह रहा हूँ, गुड़ भरा हसिया है, गले में फंसा है, ना अंदर ना बाहर। हाँ। ये 1-2 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है उसका समन्वय बनाना। हाँ। चुनौतियों का नाम ही जीवन है, चुनौतियों का नाम ही सरकार है। हाँ। कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन डगर होगी। हाँ। 1-2 मुद्दों को लेके। लेकिन जब बीजेपी पीडीपी के साथ मैनेज कर सकती है तो फिर तो पीडीपी के साथ तो हो ही जाए। हाँ डॉक्टर धनंजय जी जी क्या कहेंगे आलोक जी की बात को लेकर? नहीं, हमारे सहयोगी की नीतीश जी हमारे नेचुरल एलाई हैं। हाँ। और टीडीपी भी हमारे साथ पहले से रहे हैं और हमारे पास कई छोटे बड़े दलों का सहयोग है और सबको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था है, तेलंगाना विश्वास में है। हर जगह हज हाउस बनवाएंगे आप क्या? उनका तो घोषणा पत्र है, कुछ हज हाउस वाला चल रहा है आजकल।
आप बनवाएंगे देखिए हजारों से देखिए पूरे डॉक्टर तेलंगाना साहब, में? सदन बड़ा मुश्किलों भरा है, ऐसा आलोक जी, पांडे जी कह रहे हैं, मतलब इशारा उसे हो रही है। देखिए चुनौतियों को पार करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना। हाँ, उन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, राष्ट्र को आगे लेकर बढ़ते चलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके के मंत्रिमंडल को देखकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, वो तेवर तो साफ हैं, तेवर तो साफ है आलोक जी, ये तो है। देखिए, लेकिन हाँ, आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष भी बड़ा मजबूत है यहाँ पर। और इस बात को लेकर जब तेवरों की बात आती है तो मुस्कुराहट सबके चेहरे पर बड़ी तेजी से आती है, चाहे वो डॉक्टर धनंजय हो और चाहे वो आलोक जी हो, क्योंकि तेवर की बात ही कुछ ऐसी है। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में जो सत्र आएगा, उस सत्र के अंदर विपक्ष के तेवर क्या रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के क्या तेवर रहेंगे। मुद्दों की भरमार है, लेकिन क्या वास्तव में वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर चर्चा होकर उनका समाधान निकल पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।